हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। विद्युत क्षेत्र के बारे में अपन ने जान लिया था, उसके बाद में अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। ठीक है, अब आगे फर्दर स्टडी करते हैं। आज का जो अपना लेक्चर है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके बोर्ड से काफ़ी हाई लेवल की बातें अपन कल भी पढ़ी थी, आज फिर अपन पढ़ रहे हैं। आज का आपका जो लेक्चर है वो IIT JEE एडवांस के लिए है। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन JEE एडवांस में आते हैं तो अपन दोनों ही चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग नहीं कर रहे। ठीक है, दोनों को ही अपन एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड लेवल भी अपना चलता रहे और JEE एडवांस की तैयारी भी अपनी होती रहे। ठीक है, तो एक बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए एक सूचना है, 2 दिन बायोलॉजी की क्लास आपकी ऑफ रहेगी। ठीक है, मंडे से सर कंटिन्यू करेंगे, उनको कोई ज़रूरी काम आ गया इसलिए वो घर गए हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, आपको जो उन्होंने पढ़ाया उसको आप आगे कंटिन्यू करिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, रिवीजन करिए उसका, फर्दर वो मंडे से आपकी क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब अपन फिजिक्स को आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो कुछ सतत आवेश वितरण के बारे में अपन ने पढ़ रहे थे। सतत आवेश वितरण में अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी। एक पढ़ा रेखीय आवेश वितरण, एक पढ़ा अपने पृष्ठ आवेश वितरण और एक पढ़ा आपने आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण में बेटा आपने क्या कहा कि जब आवेश एक लंबाई रेखा के अनुदिश फैला हुआ रहता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, और प्रति इकाई लंबाई पर आवेश की जो मात्रा होती है उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे अपन लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अपन ने क्या था, पृष्ठ आवेश वितरण। जब आवेश किसी भी क्षेत्रफल पर वितरित होता है तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, और प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा होती है उसे पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, और उसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और थर्ड एंड लास्ट अपन ने पढ़ा था आयतन आवेश वितरण। जब आवेश आपका आयतन पर फैला हुआ रहता है तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं, और प्रति इकाई आयतन पर जो आवेश की मात्रा होती है उसे अपन आयतन आवेश घनत्व रो से प्रदर्शित करते हैं। तो आज अपन कुछ, ठीक है, सतत आवेश वितरण के कुछ एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। तो अपन ने एग्जाम्पल अगर अपन फर्स्ट देखें, या इसको अपन क्वेश्चन भी आता है ऐसा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो अपन उसको क्वेश्चन या आप एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर उसे जैसे भी आप करना चाहो वैसे आप इसे कर सकते हो। तो ध्यान से देखना बेटा, आपके पास एक L लंबाई की, एक कैपिटल L लंबाई की रोड है। ठीक है, जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। आपका क्या डिस्ट्रीब्यूट है? यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और इससे R दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु P है जिसके ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इससे ये आपकी L लंबाई की एक रोड है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, इसके कारण तो हमने क्या देखा है कि जब भी हमें विद्युत क्षेत्र का, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E = KQ में R²। ये फॉर्मूला आपका तब वैलिड होता है तब आपका पॉइंट चार्ज होता है। क्या होता है? पॉइंट चार्ज होता है। अगर आपका चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है तो ये फॉर्मूला आपका वैलिड नहीं होता है। ओके बेटा, इसका मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे जो आपका चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, किसी भी एक फिक्स बिंदु पे ये चार्ज आपका नहीं है, और जो आपका टोटल चार्ज है उसे आपने मान लिया Q। ये Q चार्ज है जो इस रोड के ऊपर फैला हुआ है। तो अब तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तो किसके लिए वैलिड है? ओनली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अब ये फॉर्मूला तो यहाँ तो लग नहीं सकता। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी रोड को एक पॉइंट चार्ज में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस पूरी रोड को एक पॉइंट चार्ज में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? कन्वर्ट करना पड़ेगा सर। अगर अपन इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा? अल्पांश, एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। जब भी किसी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चीज़ को अपने को पॉइंट में बदलना होता है तो हम हमेशा क्या लेते हैं? वहाँ पे एक अल्पांश लेते हैं,
और उस अल्पांश के आधार पर अपन उसकी क्या करते हैं, फिर कैलकुलेशन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो अपन ने क्या किया, एक यहाँ पे अपन ने जो आपकी ये है, इसके अंदर अपन ने एक dx मोटाई की स्ट्रिप काट ली। कितनी मोटाई की स्ट्रिप काटी है आपने, dx मोटाई की अगर आपने स्ट्रिप काटी है तो इस स्ट्रिप पे जो आपका चार्ज होगा वो कितना होगा, dq चार्ज होगा कि नहीं होगा। इस स्ट्रिप पे आपका कितना चार्ज होगा, आपने मान लिया कितना चार्ज है इसके ऊपर, आपका dq चार्ज है, ठीक है। इस स्ट्रिप पे आपका कितना चार्ज है, dq चार्ज है, और इससे x दूरी पे ये आपका पॉइंट P एग्जिस्ट कर रहा है। कितनी दूरी पे एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंट P दूरी पे। तो अब हम इस अल्पांश के लिए जो आपने अल्पांश माना है, ये आपका कैसा चार्ज हो गया बेटा, पॉइंट चार्ज हो गया। यह आपका कैसा चार्ज में आपने कन्वर्ट कर लिया इसको, पॉइंट चार्ज में। कैसे चार्ज में कन्वर्ट कर लिया, पॉइंट चार्ज में। और ये पॉइंट चार्ज बिंदु P से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे। तो क्या हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसको अपन ऐसा लिख लो, स्मॉल dq, ओके, क्योंकि आपने कैपिटल Q माना है तो यहाँ पे dq लिख दिया, ओके। अब देखो ध्यान से, जब ये आपका dq आवेश है और ये आपने पॉइंट चार्ज में इसको जब कन्वर्ट कर लिया, तो फर्दर पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करने के बाद आप इस पे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये dq आवेश है, बहुत छोटा आवेश है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो भी बहुत छोटा आएगा। और उसको अपन ने क्या मान लिया, dE, और यहाँ पे क्या लिख दिया, k dq अपॉन में x²। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब हमें पता चल गया कि हमें अगर पूरे अल्पांश के पूरी छड़ के कारण कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो हमें क्या ले लिया, हमने अल्पांश ले लिया। और उस पूरी छड़ के कारण अगर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है तो इन सभी छोटे छोटे अल्पांशों को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जब भी जोड़ने का कंसेप्ट आता है तो हमें इसका क्या करना पड़ता है, समाकलन। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। और संपूर्ण छड़ के कारण संपूर्ण छड़ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 का क्या करेंगे बेटा, समाकलन करते हैं। अगर आप समीकरण 1 का समाकलन कर दोगे तो इसके ऊपर आपका टोटल क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब ये चार्ज कैसा फैला हुआ है, लंबाई के अनुदिश। तो ये कौन सा आवेश वितरण है, रेखीय आवेश वितरण। और अगर ये रेखीय आवेश वितरण है तो इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, लैम्डा। तो इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो क्या है, लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे आपका क्या है बेटा, रेखीय आवेश घनत्व, ओके, लैम्डा क्या है। अब समीकरण 1 का अगर आपको समाकलन करना है तो समाकलन करोगे तो टोटल E आएगा, ठीक है, E टोटल आएगा आपका। हम इसका क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 का अगर आप समाकलन कर रहे हो तो जैसे इसका आप समाकलन करोगे k dq अपॉन x²। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम का विषय ये आया कि जैसे आप इसका समाकलन करोगे तो हमें दो चीज़ें देखनी है बेटा। एक तो हमें क्या देखनी है, इसकी लिमिट देखनी है समाकलन की, और एक हमें क्या देखनी है, इसका देखो यहाँ पे dq भी अलग है और यहाँ पे x। तो दो चीज़ों का एक साथ अपन समाकलन कर नहीं सकते। इसका मतलब इन दोनों चीज़ों में से एक को दूसरे के पदों में रिप्लेस करना पड़ेगा,
ठीक है। तो पहले अपन लिमिट की बात करते हैं, फिर उसको रिप्लेस भी करेंगे, ठीक है। लिमिट देखो, ये अल्पांश कहाँ तक जा सकता है, सबसे कम दूरी पे कहाँ जा सकता है, यहाँ पे। ये अल्पांश यहाँ पहुँच सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इस रोड से नीचे थोड़ी उतर जाएगा अल्पांश, रहेगा तो रोड के ऊपर, क्योंकि आपने अल्पांश किसका लिया है, रोड का, तो रोड के ऊपर ही रहेगा। तो ये मिनिमम कितनी कम दूरी पे आ सकता है इससे, आर दूरी पे। तो इसकी स्मॉलेस्ट जो आपकी लिमिट है वो, मतलब पास वाली जो लिमिट है वो कितनी होगी, आर, और सबसे अधिकतम दूरी पे कितना जा सकता है, आर और ये एल, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। तो अधिकतम कितनी दूरी पे जा सकता है, ये आर प्लस एल दूरी पे जा सकता है, ठीक है बेटा। हमें अल्पांश की लिमिट लेनी है, तो उस अल्पांश को पकड़ो और ये देखो कि वो कहाँ से कहाँ तक खिसक सकता है, तो न्यूनतम कहाँ तक पहुँच सकता है, इस बिंदु तक। तो ये बिंदु P से कितना दूरी पर है, R दूरी पे, और वो अधिकतम इससे कितना दूर जा सकता है, L दूरी पे। तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई आपकी, R प्लस L। ओके बेटा, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो हम कर लेंगे, बट हमें DQ को हटाना पड़ेगा। तो अभी अपन ने बात देखी, लेमडा इक्वल्स टू DQ अपॉन DL लिख सकते हैं, या लेमडा इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने स्केल 5 की लंबाई कितनी मानी है, dx, तो DQ की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा dx। और अगर वैसे करना चाहें, लेमडा इंटू dx, ये वैल्यू इसके अंदर रख देंगे, तो आपका ई नेट जो आएगा, या जो ई आपने टोटल लिख रखा है, क्या आएगा, के लेमडा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, आर, और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, आर से आर प्लस एल। के लेमडा क्या है आपका, कांस्टेंट है, के लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, इसको अपन कहाँ ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, आर से आर प्लस एल। ये आपका क्या हो गया, के लेमडा, ये क्या हो जाएगा आपका, x की पावर -2 dx r से r प्लस एल, x की पावर n का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो हमें पता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, आप जानते हो शायद ये सब, ये बात, ठीक है। तो यहाँ भी n का मान कितना दिख रहा है आपको, -2, तो हम क्या ले लेंगे, के लेमडा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1। लिमिट कहाँ से कहाँ चली जाएगी, r से r प्लस एल। तो ये इसको और आगे फर्दर क्या लिख सकते हैं, के लेमडा -1 अपॉन एक्स r से r प्लस एल, माइनस बाहर ले लेंगे, तो आपका ई जो टोटल आपका आ रहा है, माइनस आपने बाहर ले लिया, तो माइनस के लेमडा 1 अपॉन एक्स आर से आर प्लस एल, माइनस के लेमडा 1 अपॉन आर प्लस एल माइनस 1 अपॉन आर, इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो के लेमडा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल, तो के लेमडा क्या आ जाएगा, आर इंटू आर प्लस एल माइनस आर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के लेमडा एल अपॉन आर से आर प्लस एल। ये आपका क्या आ गया, ई टोटल। अगर आप इस लेमडा को हटाना चाहो तो लेमडा की जगह अपन और क्या रख सकते हैं बेटा, यहाँ से देखो टोटल लंबाई कितनी है इसकी, एल, और टोटल चार्ज कितना है, क्यू। तो लेमडा इक्वल्स टू आप लास्ट में ये भी रख सकते हो, क्यू अपॉन एल। तो अपन लेमडा की जगह अगर क्यू अपॉन एल रखेंगे तो एल से एल कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर, आर प्लस एल। आई होप आपको ये डेरिवेशन पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये एक सीधी सी बात थी जो अपन ने कर ली। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन,
तो जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण क्वेश्चन पूछे तो आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल और सिंपल क्या करना है, अभी आपको पूरा दिख रहा होगा बेटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले वो कैमरे में आ नहीं रहा था, इधर से अभी आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, हमें जब भी है सतत आवेश वितरण के कारण जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वहाँ पे कोई सिंपल आपको सबसे पहले सतत आवेश वितरण की जब भी अगला बात करेगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, अल्पांश लेना पड़ेगा। हम अल्पांश लेके उसको पहले पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करेंगे और जैसे ही वो पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा फिर हम अपनी क्या परफॉर्म करेंगे, कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। ओके बेटा, तो अपन ने क्या किया, एक एल लंबाई की रोड थी जिस पे आपका क्यू आवेश वितरित है, तो हमने उसको सबसे पहले पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट किया और पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करने का मेथड क्या होता है, हमने उसमें क्या ले लिया, अल्पांश। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, जैसे ही अल्पांश लिया ये पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट चार्ज का आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर ऊपर ने उसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब लेमडा की अगर आपको वैल्यू रखनी पड़े तो लेमडा की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, क्यू अपॉन एल, क्योंकि ये अपन ने कल डेफिनेशन भी देखी थी और ये पूरी बात अपन ने देख ली। इसमें समाकलन जिसका हुआ है मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो आप इसको इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके बेटा, लेमडा की टर्म्स में आएगा तो ये आ जाएगा, अगर लेमडा की टर्म्स में नहीं आएगा तो अपन लेमडा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, क्यू अपॉन एल, तो के क्यू अपॉन आर, आर प्लस एल हो जाएगा ये। ओके, तो एल से एल आपका क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये एक फर्स्ट एग्जांपल जो अपन ने रेखीय आवेश वितरण का देखा, ठीक है। आवेश आपका कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि पॉइंट चार्ज हो, और आईआईटी में जब क्वेश्चन आते हैं तो वो इस टाइप से ही आते हैं, ऐसे ही आपको वो डिस्ट्रीब्यूट चार्ज दे के पूछते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, आपको बिल्कुल रेडी रहना है कि किसी भी टाइप का हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसको क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकें, उसको बना सकें, उस क्वेश्चन के एंड तक अपन पहुँचे। और आप तभी पहुँच पाओगे जब आप सभी लेक्चर को केयरफुली देखोगे। हम बहुत अच्छे लेवल की लेके चल रहे हैं, केवल बोर्ड को ही ध्यान में नहीं रख रहे, ठीक है। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनको अच्छे से ध्यान में रखते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को अगर ये आपके बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, कभी कभी किसी समरूपवर्तीय चाप के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र पूछ लेता है। हेडिंग क्या है आपकी, किसी समरूप वर्तीय चाप के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, किसी समरूप वर्तीय चाप के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, आपका ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इसके अंदर वो आपसे अलग अलग चीजें पूछने की कोशिश करता है, ठीक है। इसके अंदर वो बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि चाप कैसी भी हो सकती है, पूरी सर्कुलर रिंग हो सकती है, हाफ सर्कुलर रिंग हो, सेमी सर्कुलर रिंग हो सकती है, एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती हुई हो सकती है, 60 डिग्री एंगल फॉर्म करती हुई हो सकती है, अदरवाइज कोई भी हो सकती है, ठीक है। आपके पास ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि वही हो। तो अपन इसके ऊपर बात करते हैं, तो अपन ध्यान से देखेंगे कि कैसे इस कैलकुलेशन को अपन वापस से परफॉर्म करेंगे। तो ध्यान से देखना बेटा जरा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, जैसे यह आपकी कोई भी सर्कुलर रिंग है और इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका कहीं सेंटर है जो कहीं यहाँ पे है, ठीक है ना। और इसके जो दोनों एंड है वो सेंटर से आपका एंगल बना रहे हैं थीटा नोट। कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा नोट। कितना एंगल बना रहे हैं बेटा, थीटा नोट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब हमें इसके कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये तो आपका कौन सा डायरेक्शन हो गई, एक्स डायरेक्शन, और ये आपका कौन सी डायरेक्शन हो गई, आपकी वाई डायरेक्शन। तो आप देखो ये जो आपकी रिंग है, सबसे पहले आप ये देखो कि कोई भी, जब भी आप कोई किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर या जिस सिस्टम के लिए आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो उस सिस्टम के अंदर सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है। अगर सिमेट्री है तो उस सिमेट्री का आप जरूर यूज करना। अब देखो ध्यान से, अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबसे पहले हमें पता चल गया, जैसे ये आपका टोटल कितना चार्ज मान लिया मैंने, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका वही जो रेखीय आवेश घनत्व एक लंबाई के अनुदिश ही तो फैला है, और अगर लंबाई के अनुदिश आपका चार्ज फैला है तो इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो कितना है, लैम्डा है। कितना है, लैम्डा है। तो हमें तो ठीक है, इसके ऊपर कैलकुलेशन अगर आपको परफॉर्म करनी है, ठीक है, इसके ऊपर आपको कैलकुलेशन अगर परफॉर्म करनी है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना जरा। अभी ये पॉइंट चार्ज नहीं है, और अगर पॉइंट चार्ज आपका नहीं है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, अल्पांश लेना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, इसका अल्पांश लेंगे। तो अब वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पे एक अल्पांश ले लिया, ठीक है। इस अल्पांश के ऊपर जो इसकी चाप की लंबाई है वो, अब इनको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। मान लो इसके ऊपर लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है, इसके ऊपर जो आपका चार्ज है, चाप की लंबाई है वो तो है आपकी dl, और इसके ऊपर जो आपका चार्ज है वो आपका कितना है, dq। ओके बेटा, ठीक है। अब ये जो आपने अल्पांश लिया है ये कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म कर रहा होगा सेंटर के ऊपर, यस या नो। तो ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ध्यान से देखना जरा। इसको अपन ने यहाँ मिलाया, मान लो ये आपका कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, टोटल डी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, डी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। और यहाँ से जो इसका एंगल है वो अपन ने मान लिया थीटा है। कितना है, थीटा है। इसके ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू, इसकी लंबाई कितनी है, dl। इसी टाइप से अगर अपन सिमेट्री का यूज कर लें बेटा, किसका यूज कर लें, सिमेट्री का यूज कर लें, तो सेम केस इधर भी बनेगा और इधर बनेगा। तो वही इसकी जो लंबाई है अपन ने कितनी मान ली, dl, और इस पे जो आपका चार्ज है वो कितना है, dq। और अगर dq है तो यही वही केस, ये एंगल आपका कितना है, डी थीटा, और ये एंगल आपका कितना है, थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, इसके कारण ये कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है। तो धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, दूर की ओर कितना होगा, मान लो डी ई है, E1 मान लिया, और ये भी कितना होगा, DE2। अब दोनों चार्ज सेम हैं और लंबाई किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। तो DE1 और DE2 दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, थीटा, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, थीटा। तो यहाँ पर इसके कंपोनेंट लेंगे तो इधर क्या कंपोनेंट आएगा, DE साइन थीटा, इस D का, और नीचे क्या आएगा, DE कोस थीटा। इसी टाइप से इस D का इधर क्या आएगा, DE साइन थीटा, और इस D का नीचे क्या आएगा, DE कोस थीटा। सिमेट्री का यही एक फायदा रहता है कि इसमें एक कंपोनेंट आपका हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल। तो ये D साइन थीटा से ये D साइन थीटा आपका क्या हो गया बेटा,
कैंसिल हो गया। क्या हो गया? यह आपका डी साइन थीटा से यह आपका डी साइन थीटा क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल। अगर अपने को बात करनी है, ई नेट निकालना है, तो हमें क्या डी साइन थीटा और डी साइन थीटा क्या हो गया? 2DE कोस थीटा, सॉरी, ओके, ये क्या हो गया? 2DE कोस थीटा, ओके। अब देखो, आपने इस दो स्ट्रिप के अंदर इसको तोड़ लिया, तो देखो ध्यान से, जब ये स्ट्रिप यहाँ से चल के यहाँ आएगी तो ये स्ट्रिप यहाँ से चल के यहाँ अपने आप पहुँच जाएगी, क्योंकि आपने समाकलन को कितने गुणा कर रखा है? 2 गुणा कर रखा है। तो अब हम लिमिट यहाँ से लेके यहाँ नहीं लगाएंगे। जब आपने समाकलन को डबल टाइम्स कर दिया तो लिमिट क्या कर देंगे? अब हाफ कर देंगे। तो अब लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे आपका एंगल क्या है? 0। ये पूरा एंगल थीटा है, थीटा नोट है, तो यहाँ तो 0 और यहाँ तक जाएगा तो कितना हो जाएगा? थीटा नोट बाई 2। ठीक है, अब हम पहले d का मान निकाल लेते हैं। d का मान क्या आएगा? के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? आर है। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? आर है। ठीक है, तो इस d का मान यहाँ रखते हैं, तो ई नेट इक्वल्स टू 2k डी क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर इंटू कोस थीटा। अब वही केस हो गया वापिस से, ये वापिस से हमारे पास क्या आ गया? वही झमेला हो गया, डी क्यू आ गया। अब इस डी क्यू को, और एक आ रहा है आपके पास थीटा, तो डी क्यू को क्या करना पड़ेगा? हमें हटाना पड़ेगा। और अगर हटाना पड़ेगा तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमें पता है लैम्डा किसके बराबर होता है? डी क्यू अपॉन डी एल के। तो डी क्यू किसके बराबर आ गया आपका यहाँ से? लैम्डा डी एल के। अब भी तो नहीं हटा, ये डी एल आ गया, डी एल को हटाना पड़ेगा। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे में त्रिज्या। तो डी एल इक्वल्स टू आर डी थीटा। अगर ये वैल्यू यहाँ पे अपन रख देंगे तो आपका जो डी क्यू है वो कितना आ जाएगा? लैम्डा आर डी थीटा। कितना आ जाएगा? लैम्डा आर डी थीटा। तो यह आपको डायरेक्ट अगर ध्यान रखना चाहो तो डायरेक्ट भी रख सकते हो, अन्यथा आपने प्रूफ तो कर ही लिया है। लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल, तो डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एल। ठीक है, अब कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। चाप कितनी लिया आपने? डी एल। त्रिज्या आपकी कितनी यार? तो डी एल इक्वल्स टू आर डी थीटा। ये डी एल की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। अब देखो आपका डी क्यू किस में कन्वर्ट हो गया? थीटा में। तो ये 2k अपन ने कहाँ ले लेंगे? 2k, पहले पूरा लिख लेते हैं, डी क्यू की जगह लैम्डा आर अपॉन में आर स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोस थीटा इंटू में डी थीटा। एक आर से एक आर कैंसिल, तो ई नेट इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन आर, लिमिट रखते हुए चलेंगे 0 से थीटा नोट बाई 2, 0 से थीटा नोट बाई 2। यहाँ पे क्या आ गया आपका? कोस थीटा। कोस थीटा का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है? 2k लैम्डा अपॉन आर। कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, 0 से थीटा नोट बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो 2k लैम्डा अपॉन आर, और क्या बन जाएगा? साइन थीटा नोट बाई 2। और अगर लोअर लिमिट आप रखोगे तो साइन 0 कितना होता है? 0। तो यह आपका एक फॉर्मूला बन गया, ई नेट इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा नोट बाई 2। 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा नोट बाई 2। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत सीधी सी बात है, एक बार अपन इसको रिवाइज मैं
रिपीट कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें अपने पढ़ रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, हमें एक वर्तीय चाप दी, ठीक है। उस वर्तीय चाप के कारण हमें क्या ज्ञात करना था, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी थी। ओके बेटा, तो हमें पता है कि जो ये आपका आवेश है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से क्या है, वितरित है। और अगर आपका आवेश एक समान रूप से वितरित है तो हमारे विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला KQ/R² नहीं लगेगा। इसका मतलब अगर हमें KQ/R² फॉर्मूला लगाना है तो वो फॉर्मूला केवल और केवल किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए। अगर आपका फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है तो ये जो आवेश फैला हुआ है उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले पॉइंट चार्ज बनाने के लिए क्या किया, अल्पांश ले लिया। क्या कर लिया बेटा, अल्पांश ले लिया। तो हमने अब देखा इसके अंदर की सिमेट्री है या नहीं है। सिमेट्री का यूज अपन इसलिए करते हैं बेटा कि जब अपन सिमेट्री का यूज करते हैं तो एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है, हमें दोनों का इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता। तो हमने इसकी सिमेट्री का यूज किया, ठीक है। और जब सिमेट्री का यूज किया तो हमने DQ का यहाँ माना और सेम DQ का यहाँ माना। ये वाला जो पूरा एंगल है, ये वाला जो आपका पूरा एंगल है, यह आपने क्या माना था, θ0। क्या माना था, θ0। ओके, अब क्या किया, ये जो अल्पांश जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, dθ। और कितनी दूरी पे लिए, θ दूरी पे, मतलब θ एंगल पे। इसी टाइप से ये सममित है बिल्कुल, तो ये भी θ ही पे होगा, हाँ या ना। और कितना, DQ सेम DL। ओके नोट, ओके। तो हमने फिर इसके, अगर ये कोण θ है तो ये भी सीधा जा रहा है, तो ये कोण भी θ और ये कोण भी कितना हो गया आपका, θ। अब अपन ने इसके कंपोनेंट ले लिए तो θ वाली लाइन पे हमेशा कौन सा कंपोनेंट आता है, d cos θ। और उसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, d sin θ। सिमिलरली अपन ने इधर भी कंपोनेंट लिए तो वही कंपोनेंट आए दोनों तरफ। अगर वही कंपोनेंट आए तो सेम, ये देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जैसे ही इन्होंने कैंसिल किया तो आपका केवल और केवल क्या बच गया, d sin θ। और d sin θ को अगर आपको क्या करना है, नेट निकालना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लिमिट। लिमिट के लिए अगर अपन जाएंगे तो लिमिट कैसे देखेंगे सर, ध्यान से देखना बेटा जरा। आपने इसको दो भागों में तोड़ रखा है, इसका मतलब ये वाला भाग, ये वाला अल्पांश कहाँ तक पहुँच सकता है, कम से कम दूरी पे यहाँ पे। और यहाँ पे आपका थीटा कितना हो गया, 0। और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पहुँच सकता है, यहाँ पे। और यहाँ पे आपका थीटा किसके बराबर हुआ, θ0/2 के। दिख रहा है ना आपको। जैसे यहाँ पे जब होगा तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल चिपक गया। और जब ये यहाँ पे अधिकतम दूरी है तो ये एंगल कितना बचा है आपका, ये एंगल पूरा कितना है, θ0/2। तो 0 से अब अपन ने समाकलन को क्या कर लिया, दुगना कर रखा है। तो लिमिट अपन क्या करेंगे, आधी। क्योंकि जब ये स्ट्रिप यहाँ से लेके यहाँ पे पहुँचेगी तो अपने आप, क्योंकि आपने समाकलन को क्या कर रखा है, 2 टाइम, तो ये वाली स्ट्रिप अपने आप यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी। ओके, फिर अपन ने लिमिट पुट कर दी, फिर d का मान पुट कर दिया। अपन ने क्या देखा, जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें पुट करी, आपने इसके अंदर क्या देखा कि एक तो आपका आ रहा है DQ और एक आपका आ रहा है थीटा। अब DQ और थीटा का दो चीज़ें एक साथ जब बदल रही है तो दोनों चीज़ों का एक साथ तो समाकलन हो नहीं सकता, ठीक है। अगर एक साथ समाकलन नहीं हो सकता तो एक वेरिएबल को दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने दूसरे की एक को सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व की सहायता से
ये निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास डीएल। डीएल को हटाने के लिए अपन ने क्या किया, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण आपने कितना मान रखा था, डी थीटा। देखो चाप कितनी है डीएल, त्रिज्या कितनी है आर, तो डीएल अपॉन आर। तो डीएल इक्वल्स टू आर डी थीटा। ये आर डी थीटा का मान यहाँ रख दिया आपने, तो डी क्यू इक्वल्स टू लेमडा आर इंटू डी थीटा। और ये पूरी वैल्यू आपने यहाँ से उठाई और इसके अंदर रख दी, और फिर अपन ने उसका क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। और जैसे ही आपने उसको इंटीग्रेट किया तो आपका क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास एक रिलेशन, जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। ले लिया बेटा। अब इसमें अपन केस पढ़ते हैं कि कैसे कैसे केस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे केस आपसे इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसके अंदर केस पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखना जरा। सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला आया सर्कुलर रिंग के कारण या आर्क के कारण, आपका जो फॉर्मूला आया है वो क्या है, 2k लेमडा अपॉन आर साइन थीटा नोट बाई 2। ठीक है ना। अब हम वो कभी कभी आपको बोलता है कि एक कंप्लीट सर्किल है, इसके ऊपर आपका यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है बेटा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो जब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछेगा तो अब टोटल कोण कितना हो गया आपका 360। तो थीटा नोट की वैल्यू आपके लिए कितनी हो गई इसमें 360। और 360 जब आप पुट करोगे तो आपका जो ई नेट है वो क्या आएगा, 2k लेमडा अपॉन आर साइन 360 अपॉन 2। साइन 360 अपॉन 2 180, और साइन 180 का मान क्या होता है 0। तो ई नेट आपका क्या आ गया 0। और बात सही भी है, क्योंकि मान लो यहाँ पे एक अल्पांश लोगे तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, दूर की ओर। और इसके यहाँ पे एक अल्पांश लोगे तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, दूर की ओर। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। इस प्रकार इसमें बहुत सारे बनेंगे जो सभी एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, सभी एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, कैंसिल करते रहेंगे। तो आपका नेट क्या बचेगा 0। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर कभी कभी आपको दिशा पूछ ले, तो इसके अंदर जो दिशा होती है आर्क के अंदर, ये सममिति वाली रेखा के अनुदिश होती है। सममिति वाली, जैसे आपने ऐसे आर्क ली थी तो इसकी सममिति वाली रेखा कौन सी है, ऐसे, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ आएगी, इधर। अगर आप आर्क ऐसे लेते तो इसकी सममिति वाली रेखा कौन सी बनती, ये। तो आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, हमेशा सममिति वाली रेखा के अनुदिश। और अगर धनात्मक आवेश है तो दूर की ओर, और अगर ऋणात्मक आवेश है तो हमेशा कहाँ आएगी, पास की ओर। ओके, तो इसकी दिशा हमेशा सममिति वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है। अब ये तो हो गया आपका। अब कभी कभी आपसे क्या पूछ लेता है, सेमी सर्कुलर रिंग। ये इसका सेंटर हो गया, इस पे आपसे पूछेगा तो इस सेंटर को इसको यहाँ से मिला दो। ये एंगल आपका कितना फॉर्म हो रहा है इस बार 180 डिग्री। तो ई नेट इक्वल्स टू 2k लेमडा अपॉन आर साइन 180 बाई 2। साइन 180 बाई 2 क्या होता है 90, और साइन 90 का मान क्या होता है 1। तो जो आपका ई नेट आएगा वो क्या आ जाएगा 2k लेमडा अपॉन आर। ओके बेटा, ये आपका केस फर्स्ट है, ये आपका केस सेकंड है। अगर आपको केस थर्ड पूछ ले, कभी कभी क्या करता है, ऐसे दे देगा कि इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और आपको सेंटर पे बताना है। तो आपने क्या किया, ये रहा सेंटर, इसको दोनों एंड से मिलाओ तो दोनों एंड से ये मिल गया सर,
और ये मिल गया, तो ये एंगल कितना डिग्री है, थीटा नॉट इस बार कितना है आपका 90 डिग्री। तो उसके अंदर 90 डिग्री पुट करेंगे तो आपका ई नेट कितना आ गया 2k लैम्डा अपॉन आर साइन 90/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 कितना हो गया 45, और साइन 45 किसके इक्वल होता है 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, तो ई नेट आपका क्या आ जाएगा √2k लैम्डा अपॉन में आर, √2k लैम्डा अपॉन में आर। ओके बेटा, तो अपन इस तरीके से एक और कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये डायरेक्ट अगर आपको रिजल्ट याद रखने हैं तो रिजल्ट याद रख लो, या आपको ये एक फॉर्मूला है हमारे पास जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, जो किसी भी आर्क के लिए वैलिड होगा, पर आपको एक ध्यान बात जो रखनी है, ये उसी आर्क के लिए वैलिड होगा जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगी, सममित रूप से जिसके ऊपर समरूप रूप से जिसके ऊपर आवेश फैला हुआ रहेगा। केवल और केवल ये फॉर्मूला तभी मान्य है जब किसी भी वृत्तीय चाप के ऊपर, सर्कुलर आर्क के ऊपर आपका जो आवेश है वो समरूप रूप से फैला हुआ होगा। और अगर दिशा की बात करेंगे तो सममिति वाली रेखा के अनुदिश होगी, और अगर धनात्मक आवेश है तो दूर की ओर होगी, और अगर ऋणात्मक आवेश है तो हमेशा कहाँ होगी, पास की ओर होगी। तो आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, ये 3 केस अपन ने और देख लिए। अगर आप कोई बोले सर 60 डिग्री का कोण दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 60 रख देना, 30 आ जाएगा। कितना भी कोण दे दे आपको, बस उसको दोनों एंड से मिलाना और वहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करना। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके अंदर अपन ने केस बन सकते थे वो बना लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बेटा पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यह आपका है एक और पॉइंट अपन ने इसके अंदर कर लिया। अभी अपन केवल और केवल किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के बारे में। आपसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे विद्युत क्षेत्र से कैलकुलेशन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये अपन ने किसके बारे में अपन ने कितनी एप्लीकेशन पढ़ी है अभी। एक आपने कौन सी रिंग वर्तीय चाप पढ़ी है, एक आपने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर्कुलर रिंग के अलावा आपने एक और दूसरा पॉइंट पढ़ लिया। 2 चीज़ें आपने पढ़ ली है। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, किस टाइप से आपसे क्वेश्चन बना सकता है। ये सारी बातें अपन यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत केयरफुली कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें। अब जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले बेटा
जैसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, अपन सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज लेके ही चलते हैं। यह आपका कोई भी एक यूनिफॉर्मली रिंग है, इसको अपन ने चार अलग अलग क्वाड्रेंट में इसको क्या कर देते हैं, इसका पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है, चार अलग अलग क्वाड्रेंट में आपने इसका क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। एक आपका पार्ट ये हो गया, एक आपका पार्ट ये हो गया। हो सकता है ना, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बन सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, एक आपका पार्ट आपका ये हो गया, एक आपका पार्ट आपका ये हो गया। ये चार पार्ट आपके हो गए। इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो कितना है, लैम्डा है। इसका कितना है, माइनस लैम्डा है। इसका कितना है, -2 लैम्डा है। और इसका कितना है, 2 लैम्डा है। कुछ भी मान लो, अपने को तो क्वेश्चन परफॉर्म करना है। ठीक है, अब अपन अगर बात करेंगे तो ध्यान से देखना बेटा जरा, हमें तो क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन देखनी है। तो ये देखो, ये वही केस, पहले अपन इसको अपन नंबर दे देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। ये 1 नंबर ले लो, ये 2 नंबर ले लो, ये 3 नंबर ले लो, और ये क्या ले लो, 4 नंबर ले लो। ओके बेटा, अब अगर 1 नंबर की अपन अगर बात करते हैं तो 1 नंबर में अपन क्या देख रहे हैं कि 1 नंबर पर कौन सा आवेश है, धनात्मक। इसके कारण आपका विद्युत क्षेत्र आ गया E1, इसके कारण आपका विद्युत क्षेत्र आ गया E2, इसके कारण आपका विद्युत क्षेत्र आ गया E3, इसके कारण आपका विद्युत क्षेत्र आ गया E4। ओके, अब देखो दोनों को मिलाया, ये कौन सी है आपकी 9, क्वाड्रेचर बन रहा है ना, कितना एंगल बन रहा है दोनों एंड के बीच में, 90 डिग्री। तो थीटा नोट आपका कितना आया, 90 डिग्री। तो अगर E1 की बात करेंगे तो E1 आपका आएगा 2K लैम्डा अपॉन R साइन 90/2। तो E1 की वैल्यू अगर अपन बात करेंगे तो 2K लैम्डा अपॉन R इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल। तो E1 का मान आपने अभी निकाला ही था वैसे भी, √2K लैम्डा अपॉन R। पर ध्यान से देखना, इसकी सममिति वाली लाइन कौन सी है, ये है इनकी सममिति वाली लाइन, ये हो गई। अब ये कौन सा आवेश है, धनात्मक। तो धनात्मक आवेश है तो हमेशा सममिति वाली लाइन से दूर की ओर, सममिति वाली लाइन से दूर की ओर, तो इधर आएगी इसकी दिशा। ये किसकी दिशा है, E1 की। किसकी दिशा है, E1 की। अगर अपन यहीं पर बात कर लें, यह आपका आया E1। ओके, E4 की बात करेंगे तो सेम आएगा, बट क्या रहेगा, 2K लैम्डा अपॉन R, और साइन 45 डिग्री यही बनाएगा, तो 1/√2। तो ये कितना बनेगा, E4 इक्वल्स टू 2√2K लैम्डा अपॉन R। ये किसके लिए आया आपका, E4 के लिए। पर यहाँ पे एक बात जो नोट करने वाली है, E4 के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, सममिति वाली लाइन की तरफ, और हमेशा कहाँ होगा, दूर की ओर। क्या होगा, दूर की ओर। तो यहाँ पे क्या आया, E4। बड़ा E1 है या E4 है, देख के बताओ। E4 है तो नेट कहाँ बचेगा, इधर, और वो कितना बचेगा, E4 माइनस E1। कितना बचेगा, E4 माइनस E1। ये पहला केस। इसी टाइप से अगर अपन बात करेंगे तो ये कौन सा है, माइनस लैम्डा। तो E2 कहाँ आएगा, अब सममिति वाली रेखा के अनुदिश आएगा, लेकिन ये कौन सा आवेश है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, खुद की तरफ। तो इसकी तरफ ही आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे ठीक है। और अगर इसकी कारण अपन अगर बात करेंगे तो इसके कारण कहाँ आएगा, दूर की ओर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो क्या आ गया आपका E2, और ये क्या आएगा, E3। अगर E2 की बात करेंगे तो E2 क्या आएगा आपका, 2K लैम्डा अपॉन R
साइन 90/2, तो E2 इक्वल्स टू 2k लेमडा अपॉन आर इंटू 1/√2, तो E2 इक्वल्स टू √2k लेमडा अपॉन में आर। इसी प्रकार से अगर अपन E3 की बात करेंगे तो वो भी कितना आएगा, 2√2k लेमडा अपॉन में आर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो अब E2 ज्यादा है या E3 ज्यादा है, E3 ज्यादा है सर, और E3 ज्यादा है तो नेट आपका कहां बचेगा, यहाँ, और कितना बचेगा E3 माइनस E2, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ऊपर की ओर कहाँ आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा, क्योंकि दोनों का परिणाम क्या है, बराबर। और अब फॉर्मूला को अब क्या करेंगे, E4 में से E1 घटा देंगे, E4 में से E1 अगर घटा देंगे तो क्या बचेगा, √2k लेमडा अपॉन आर। इसी प्रकार से E3 में से E2 घटा देंगे तो वो भी क्या बचेगा, √2k लेमडा अपॉन आर, और √2k लेमडा अपॉन आर और √2k लेमडा अपॉन अगर आर बच जाएगा तो उन दोनों का अपन क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट। और यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, दोनों का 90 डिग्री के ऊपर है तो कितना आ जाएगा, मान लो इसको सोल्व, दोनों को जब आपने सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आया, E4 माइनस E1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, E3 माइनस E2 का होल स्क्वायर। दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो ये आपका क्या बन गया, रिजल्टेंट। तो ये अपन ने इसके ऊपर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर लिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये ऊपर वाला आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं वापिस से लिख देता हूँ। जैसे ER आएगा तो ER किस किस का रिजल्टेंट है, E4 माइनस E2 और E3 माइनस E2। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों कितने डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के, तो E4 माइनस E1 का होल स्क्वायर और E3 माइनस E2 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये कैलकुलेशन अपन ने परफॉर्म कर ली। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है, जिस भी बुक में आपको मिले वो सारे क्वेश्चन आप इनके ऊपर लगाइए। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूरी बातें आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए बेटा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।